Guys, hello, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. मेरा नाम सजल मित्तल, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस 2018 क्रैक किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने एमटेक आईआईटी कानपुर से एमटेक किया जियोटेक में। इसके साथ मैंने और भी उसके बाद मैंने 2017 से जब तक ईएस क्लियर नहीं हुआ था तब तक मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में भी काम किया, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस भी हो चुका है, गेट में कई बार मतलब अंडर 150 रैंक भी आई है मेरी, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। मैंने यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है वो भी निकाला हुआ है, लेकिन मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया है। तो अब मेरे पास ना इतने सारे एग्जाम क्रैक करने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो आप उसका एडवांटेज उठाइए, मेरे संग जुड़े रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़िए और जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी को ही पढ़िए। आपका सारे एग्जाम के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका सारे एग्जाम के एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्विजेस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, इन सबको करते रहिए। और जो भी डाउट आप इस पर कमेंट पे, आप चाहे तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उस पर मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आगे अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब इसको करने के लिए, अब आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, सीधे प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, वहां पर अपना कोई भी डिजायर्ड कोर्स जैसे गेट एंड डीएसई पर ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, वहाँ आपको कई सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे जो कि फ्री अवेलेबल होंगे, कुछ स्पेशल कोर्सेज एंड कुछ सब्सक्रिप्शन जिसके लिए आपको लेना होगा, जो कि वो कोर्सेज क्या है कि जो जिनके लिए लेना होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पूरे चल रहे होंगे, जिसमें डिटेल्ड में आपको एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अब सब्सक्रिप्शन का थोड़ा प्लान देख लेते हैं बेटा। सब्सक्रिप्शन का प्लान जो है, जो बंदे सीरियस हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पहले पेपर दे चुके हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनके लिए बोल दे रहा हूँ बेटा, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। अगर एक ऑप्टिमम टाइम जो होता है किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होता है, वो 1 ईयर का चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर कोई पूरे पूरे सब्जेक्ट करके जा रहा है, और इतने कम टाइम में आप सोचें कि सारे सब्जेक्ट्स कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अननेसेसरली आपने मनी वेस्ट नहीं करिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि केवल ये 25,000 का, विच इज वेरी नॉमिनल, और अगर आप 10% डिस्काउंट भी चाहते हैं तो ये कोड यूज करें SMYT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये केवल 22,500 का पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बेस्ट और मेरा जो फेवरेट है वो तो ऑप्टिमम हो गया, ऑप्टिमम टाइम के लिए हो गया। जो फिर मेरा फेवरेट और बेस्ट है वो है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, वो बिकॉज केवल 2 साल का आपको 30,000 में मिल जा रहा है, 5,000 पहले से ज्यादा केवल। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, जो थर्ड ईयर में उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट थर्ड ईयर वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है। अब जो फाइनल ईयर में, जो जिनका फाइनल ईयर हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए ये उनके लिए बढ़िया है। जिनका सपोज इनके सिलेक्शन नहीं होता समाउ एनी रीजन, बेटा कोई भी रीजन हो सकता है सिलेक्शन नहीं होने के, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ तैयारी नहीं करी, वो तो अलग की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी हेल्थ है और भी बहुत, भगवान करे सब सही रहे, अच्छा रहे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन केस, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका फालतू पैसा बर्बाद ना हो, सेकंड ईयर में आपको फिर से तैयारी करनी पड़े, तो बेटा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सेफर साइड लीजिए, इट इज लाइक अ टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, लोग क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे, तो इसी की तरह है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अगेन 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो SMIT कोड यूज करें, और 27,000 का पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा चीप है। ठीक है, और ये जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है बेटा उनके लिए भी बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है, वही वही बात सिंपल इंश्योरेंस की, वो चाहते हैं कि वो फिर से तैयारी करना चाहते ताकि उनको मंचा डिपार्टमेंट मिल जाए, इनके मंचा डिपार्टमेंट ना मिला हो तो वो फिर से तैयारी करेंगे, अगर फिर से तैयारी करेंगे तो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बढ़िया, ताकि अगले साल भी आपके पैसे वेस्ट ना हो। चलिए, तो आज बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कंसोलिडेशन पे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंसोलिडेशन पढ़ा दिया था बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, ताकि आपका जो कंसोलिडेशन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने बहुत कंसाइज करके और बहुत थोड़ा स्पीड में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बोर भी ना हो। मैंने 2 आवर्स का 2 आवर्स लेके पूरा सॉइल कंसोलिडेशन टॉपिक खत्म करा दिया है, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो जरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया था उसमें बताया था कोफिशिएंट ऑफ, अब पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, अब मैं सीधे लिखूंगा बस पूरे फॉर्मूले ना लिख के सीधे
ए बी और इस तरीके से फॉर्मूले। फर्स्ट सबसे पहले मैंने तो ए बी बताया था, ए बी क्या था, माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था सी सी, सी सी जो बताया था वो बताया था माइनस डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, ये बताया था। क्लियर। ये जो निकला था वो एनसी कर्व से निकला था, एनसी जो कर्व था नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल का जो कर्व था उससे आया था। इसी तरीके से एक सीआर भी था, सीआर वो भी सेम फॉर्मूला था इसी की तरह जो सीसी का था, जो सीसी का फॉर्मूला था उसी की तरह सीआर का भी फॉर्मूला था, सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार। लेकिन ये कौन सी सॉइल के लिए, कौन से सॉइल, कौन से कर्व से आया था, ये आया था ओसी सॉइल का जो कर्व बनाया था उससे आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने के का फॉर्मूला, या फिर सी वी, के इक्वल्स टू एम वी गामा डब्ल्यू, ये पढ़ा था एक तो हमने फॉर्मूला, है ना। एक फॉर्मूला और पढ़ा था, और भी बहुत पढ़े थे। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था टीवी का, वो टीवी का जो फॉर्मूला था, टीवी क्या था, सीवी कैसे याद कराया था, सीवी जैसे टीवी है तो सीवी ऊपर आएगा, टी है तो टी ऊपर आएगा, नीचे क्या है डी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें डी क्या है, ड्रेनेज पाथ है। ये सब ध्यान रखिएगा बेटा, सब काम आएंगे फॉर्मूले। क्लियर। सिक्स्थ, अब मैंने सेटलमेंट का पढ़ाया था, तो सेटलमेंट निकालने के लिए आपको डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच इक्वल्स टू एम बी एच इंटू डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। एक आपका डेल्टा एच इससे आया था, एक डेल्टा एच आपका और किस तरीके से आया था, एक डेल्टा एच था आपका सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। ये बेटा जब वो है तब जब एनसी सॉइल है, एनसी सॉइल तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी तो यहाँ पर सीआर आ जाएगा, जब दोनों ही होंगी तो वो पहले सीआर आएगा, सिग्मा पी तक जाएगा, ठीक है, फिर सिग्मा पी से कहाँ तक जाएगा, डेल्टा सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार के लिए जाएगा। बेटा जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप मेरा सॉइल कंसोलिडेशन का लेक्चर देखिए, उससे सब कुछ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टीवी निकालने के भी कई सारे फॉर्मूले थे, टीवी निकालने के फॉर्मूले थे, टीवी जो था वो पाई बाई 4 यू स्क्वायर था, जब यू की वैल्यू 60% से कम थी, और टीवी की वैल्यू एक फॉर्मूला और था माइनस 0.9332 लॉग बेस 10 1 माइनस यू माइनस 0.0851 एक ये फॉर्मूला भी था, जिसमें यू क्या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब यू इज ग्रेटर देन 60% था। तो दो फॉर्मूले आप एक तो याद रखिए, जब 50% होता है तो टीवी की वैल्यू होती है आपकी 0.197, और जब 90% होता है तो इसको हम लोग टीवी T50 लिखते हैं 50% का, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ये वाला इधर इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे, u इक्वल्स टू 0.5 रख दीजिए तो टीवी की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब आपको चाहिए T90 रखने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें u की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0.9, ठीक है। चलो एक बार निकाल लेते हैं, 0.8 समथिंग कुछ आता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं दिखा देता हूँ। इट इज 848, 0.848। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ईएस ऑब्जेक्टिव में आपको दिया नहीं होता है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है, और आपको आंसर निकाल के आना ही पड़ता है, क्योंकि ईएस में तो आंसर जो निकाल के आएगा उसका होगा। अगर आप कहेंगे वैल्यू नहीं थी, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो फिर तो बेटा गए। और ये याद इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी ले जाने का अलाउड नहीं होगा। चलिए ये वाला तो निकाल लोगे आप, ये वाला, लेकिन ये कैसे निकालोगे वहाँ पर बिना कैलकुलेटर के। तो T90 और T50 की वैल्यू याद रखिए, आपको हेल्प मिलेगी। इज दैट क्लियर। चलिए ये थे, अब थोड़ा सा रिवीजन, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पढ़िए बेटा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया, काफी आसान आया। कह रहा है द कंप्रेशन कर्व, सिंपल दिया कंप्रेशन कर्व, ठीक है, वॉइड रेशियो ई वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा वी डैश फॉर ए सर्टेन क्ले सॉइल इज ए स्ट्रेट लाइन इन ए सेमी लोगरिथमिक प्लॉट। सिंपल था जी, हमें भी मालूम है कि भाई हम सेमी लॉग कर्व बनाते थे। अभी थोड़ी देर जब मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर बताया था उसमें नीचे तो लॉग ऑफ सिग्मा बार था। सेमी लॉग कर्व का मतलब होता है कि एक तरफ लॉग दूसरी तरफ लॉग नहीं,
तो जब इसको हमने बनाया था तो हमारी ये लाइन आई थी एकदम स्ट्रेट, ठीक है, सेमी लोग कर्व प्लॉट बनाया था। एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कह रहा है इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स की जब ई की वैल्यू मेरी 1.2 थी, तब सिग्मा की वैल्यू मेरी 50 kPa थी, 50 kPa। और जब मेरी इसी को मैं लॉग में लिख दूंगा, लॉग 50 था। और जब मेरी ई की वैल्यू थोड़ी कम हुई, 0.6 आधी हो गई, तब मेरी सिग्मा बार था वो मेरा लॉग में आएगा 800 kPa, ठीक है। तो लॉग 800 कह रहा है। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज, कंप्रेशन इंडेक्स, तो बेटा पहले बता दो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है। कंप्रेशन इंडेक्स मैंने बताया था वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। इसको हम लोग सीसी से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सीसी से। तो सीसी का फॉर्मूला माइनस डेल्टा ई लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या, सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। तो जरा बेटा इसमें देखो डेल्टा ई निकालना है, तो E2 की वैल्यू 0.6, E1 इज 1.2 एंड डेल्टा ई जो है वो है हमारा E2 माइनस E1, ये हो गया। सिग्मा 2 बार, ये सब गिवन है, जो गिवन मैं लिख रहा हूँ गिवन। सिग्मा 2 बार आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 800। एंड सिग्मा 1 बार आपको क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है, 50। तो क्या क्वेश्चन नहीं हो सकता है? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सीसी देखिए माइनस डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई 0.6 माइनस 1.2 लॉग ऑफ 800 डिवाइड बाय 50। तो सीसी की वैल्यू आंसर कितना आ गया, 0.4983, ठीक है। ये हमारी सीसी की वैल्यू निकल के आई है। सीसी की वैल्यू ये हमारी 0.4983 वैल्यू निकल के आई है। बेटा अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख के आना है। ज्यादा होशियारी कोई नहीं दिखाएगा राउंड ऑफ करने में, सीधे, ठीक है। ये आप सीधे 0.49 यहाँ पर आंसर लिखाना, ठीक है। 2 डेसिमल तक बोला है क्योंकि उसकी जो रेंज होगी वो गिवन होगी ऑलरेडी। वो 0.49 से कुछ कह रहा होगा, जो 0.48 समथिंग से वो दे रहा होगा, 0.51 समथिंग उसकी रेंज होगी। अब राउंड ऑफ करके सपोज करो कि उसने रेंज दी होती 0.48 टू 0.48, उसका कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा होता और बोला होता 0.489 से 0.499 रेंज दी होती और आप लिखाते राउंड ऑफ करके 0.5, तो बेटा चले जाते हैं आपके नंबर। आपको क्या मिलता, जीरो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आंसर क्या मिलता, जीरो। इसलिए जो भी आंसर आपका आ रहा हो उसी में ही आप वैल्यू लिखाएंगे तो आपका कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। और जहां भी इस तरीके से ना लिखा हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमेशा आंसर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखाइए, आपका हमेशा रेंज में आंसर आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 डेसिमल नहीं लिखा होता तो आंसर आप क्या लिख के आते, 0.498। ये गेट के क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट के ही क्वेश्चन है, फेवरेट है गेट का, ये सब गेट्स फेवरेट है, ठीक है। तो ये जब गेट फेवरेट्स हैं तो इन सबको आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। था आसान, आंसर क्या निकला, 0.4893। दिस इज द आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। दिस इज द आंसर 0.4893। इज दैट क्लियर? आसान था, वेरी गुड। चलिए चलते हैं। देखिए 2018 में आया था, वो भी पता कितने मार्क्स का आया था, सोचो। ऐसा बकवास सा क्वेश्चन जो 1 मिनट में भी, 1 मिनट से कम टाइम में हो जाता, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स का, विच इज अगेन अ गिफ्ट फॉर अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल वाज टेकन फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए क्ले लेयर। कहाँ से लिया, मिडिल ऑफ द क्ले लेयर से लिया है, विच इज 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है, as shown in the figure। और the water table was at the top clay layer। water table कहाँ पर है, clay layer के टॉप पे दिया हुआ है। लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स हमारे सारे निकल आए। नेचुरल वाटर कंटेंट दिया, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दिया है, ये W दिया है, ये सिग्मा P बार दिया है, कंप्रेशन CC दिया है, ये CR भी दिया है हमें, ये G दिया है, और ये गामा दिया है हमें, गामा सैंड का। बोला है कॉम्पैक्टेड फिल ऑफ 2.5 मीटर, कॉम्पैक्टेड फिल रखी गई है यहाँ पर 2.5 मीटर की, कितने की है,
2.5 मीटर, इसका यूनिट वेट जो दिया है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, गामा बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड जो लिया है वो गामा लिया है बल्क 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्ले के बारे में अभी कुछ नहीं बोला, देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब बोला है कॉम्पैक्टेड फिल रखी गई है, इसका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, हाइट 2.5 मीटर है, प्लेस एट द ग्राउंड लेवल पर रखी गई है। एज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर एज यूनिट वेट ऑफ वाटर, हम गामा डब्ल्यू को बेटा इसी से करिएगा, गेट का क्वेश्चन है 10 दे दिया। द अल्टीमेट सेटलमेंट एक्सप्रेस्ड mm में बताना है ऑफ द क्ले लेयर, क्ले लेयर में बताना है, क्ले लेयर में। ठीक है, क्ले लेयर में बताना है। तो अब क्ले लेयर में बताने के लिए देखिए बेटा क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या यूज होगा वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन करना, इधर से कर लेते हैं ताकि फिर उधर की तरफ चलेंगे, है ना। क्या क्या दिया है उस पर पहले नोटिस कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले से निकलाएगा। हमें मालूम है सेटलमेंट निकालना है डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा एच जो है वो फॉर्मूला सी आर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ई नॉट है, इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। मान के चलते हैं कि पहले ओसी था, ओसी से वो फिर एनसी की तरफ गया है, प्लस सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट सिग्मा पी बार। ये है। तो देखिए बेटा सी सी की वैल्यू दी है, सी आर की वैल्यू दी है, एच भी दिया है। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एच की वैल्यू लिख लो, एच इक्वल्स टू 1 मीटर। एच क्या होता है यहाँ पर, ये होता है एच, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेप्थ, जितनी डेप्थ ऑफ क्ले लेयर होती है, डेप्थ ऑफ क्ले लेयर, क्ले लेयर, ठीक है, उसको हम लोग पूरा मानते हैं। अभी बताऊंगा, जैसे यहाँ पर तो क्ले लेयर की पूरी 1 मीटर ले रहे हैं, अगर फाउंडेशन रखा होता कहीं तो उस तरीके से कैसे लेते, वो हम सब लेंगे, आप तुम बेफिक्र हो गए, चुपचाप देखते रहो। क्लियर, चलिए। हाँ, नेचुरल वाटर कंटेंट दे दिया, सब कुछ दिया है। अब देखो, अब हम लोग क्ले के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। हमें क्या निकालना है, अब हमें एच पता चल गया, ई नोट नहीं पता है, तो ई नोट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, क्ले का ई नोट। ई नोट निकालने के लिए डेटा हमें देखिए, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है हमें 0.25 और जी की वैल्यू दी है, जी कितनी दी है 2.7। तो बेटा ये बता, पानी तो मेरा यहाँ पर है कि नहीं है, जब पानी आए तो नीचे जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो बेटा सहवाग लगा दो, सिंपल सहवाग। जैसी सहवाग लगाया तो ई नॉट हो गया, ये 1 हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू 0.25 एंड दिस इज 2.7। तो यहाँ से ई नॉट क्या निकल के आ गया, यहाँ ई नॉट निकाल लो कितना आ गया, ई नॉट इट 0.0675। बेटा ये ई नॉट निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखो सी आर पता चल गया, ई नॉट पता चल गया, एच पता चल गया, सिग्मा पी क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम लोग सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार निकाल लें, अगर सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार निकाल लें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, यस। तो बेटा यहाँ से चालू करते हैं सिग्मा नॉट बार निकालना। सिग्मा नॉट बार निकालने का मतलब ये है कि पहले जब हमने उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं रखा था, उस पर कोई भी वेट हमने जब नहीं रखा था, तब जो सिग्मा नॉट बार मतलब सिग्मा नॉट इनिशियल, जो सिग्मा नॉट मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस जो इनिशियल था वो कितना था, वो निकालना है बिफोर सरचार्ज रखने से पहले। तो हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, सपोज करिए ये पूरा ऊपर सरचार्ज आ रहा है तो हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस पूरा लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, मतलब ऊपर थोड़ा ऊपर कम होता है और नीचे जाकर लीनियरली सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका अगर एवरेज निकालें तो एवरेज जो आएगा वो हमेशा कहाँ पर आता है, एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर आता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो कहाँ पर होगी, एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर तक होगी। तो सिग्मा नॉट बार निकालने के लिए हमें ऊपर का सिग्मा दिया है, यहाँ का जो गामा दिया है वो दिया है, लेकिन यहाँ का गामा नहीं दिया। तो नीचे का गामा निकालने के लिए हमें चाहिए गामा सेट। ठीक है, गामा सेट का फॉर्मूला होता है जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, सब चीज दिया है। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है 2.7 प्लस 0.675 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.675 इंटू 10। बेटा 10 ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 10 ही दिया है। ठीक है, 2.7 प्लस 0.675 डिवाइड बाय 1.675 मल्टीप्लाई 10।
आपका जो यूनिट वेट निकल के आया है वो निकल के आया है 20.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, किले के लिए, दिस इज फॉर किले, किले के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं जरा सिग्मा नॉट बार। तो जी की वैल्यू 2.7, जी क्यों आएगा तो सॉरी, सिग्मा नॉट बार। सिग्मा नॉट बार हमें क्या करना है, जब मेरा ये नहीं रखा था, अर्थ फिल नहीं रखा था ऊपर, जब मेरा अर्थ फिल नहीं आया था, मतलब ये वाला ये नहीं आया था, उससे पहले मेरा कितना था, तो यहाँ से देखो 1 इंटू 17 दिया है उसका, प्लस नीचे क्ले का 0.5 तक, क्योंकि सेंटर ऑफ द क्ले लिया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20.15, तो सिग्मा नॉट बार कितना आ गया 20.15। मैं यही देखना चाह रहा था कौन अटक रहा है ना, ये सिग्मा नॉट बार होगा ना। और तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर कौन माइनस करेगा है। अब डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, अब तो सबको ने प्रैक्टिस करी होगी अफेक्टिव स्ट्रेस का। सीधे अफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम लोगों को सबमर्ज यूनिट वेट निकाल लेते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर भी क्या है आपका 0.5 माइनस 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू होगा, इधर भी क्या होगा 0.5 माइनस 0.5 इंटू गामा सेट माइनस 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू, तो वो गामा सबमर्ज के बराबर ही आता है। ठीक है, तो सिग्मा नॉट बार आपका निकल के आया 17 प्लस 0.5 इंटू 20.15 माइनस 10। तो यहाँ से सिग्मा नॉट बार बताओ कितना आ गया बेटा। सिग्मा नॉट बार हमारा निकल के आया 22.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या सिग्मा नॉट बार जो है, क्या सिग्मा नॉट बार हमारा सिग्मा पी बार से छोटा है? यस, इसका मतलब सॉइल अभी कैसी है हमारी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। ठीक है, अब वो हमें पता चलेगा जब हम लोग सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार निकालेंगे। या डेल्टा सिग्मा बार बेटा कितना होगा, डेल्टा सिग्मा बार उतना ही तो होगा जितना मेरा इसके ऊपर सॉइल एक्स्ट्रा रखी गई है, बाकी तो सेम ही है सब कुछ, एक्स्ट्रा रखी गई है वो निकाल लो। तो जो एक्स्ट्रा रखी गई है वो कितनी है 2.5 इंटू 20, ये किसके बराबर हो जाएगा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 22.50, 50 प्लस 22.075, ये कितना आएगा 72.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इट इज ग्रेटर देन सिग्मा पी बार। इसका मतलब जो मेरी सॉइल है वो ओवर कंसोलिडेटेड से किसकी तरफ मूव करी है, किसकी तरफ मूव करी है, वो ओवर कंसोलिडेटेड से मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की तरफ मूव करी है। तो इसका मतलब फॉर्मूला मैंने जो लिखा था ये वाला वो बिल्कुल सही था, मैं यही फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए थोड़ा जगह नहीं है बेटा, थोड़ा रब कर लेते हैं। यहीं पे जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसी जगह मैं अप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट इसी जगह लिख देता हूँ, वैल्यूज आ भी जाएगी। चलिए, डेल्टा एच तो पहले सी आर इज 0.05, 1 प्लस ई नॉट 1 प्लस 0.675, एच की वैल्यू कितनी है 1 लॉग ऑफ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सिग्मा नॉट बार से सिग्मा पी बार की तरफ। तो सिग्मा नॉट बार इज 22.075, ये 60। ठीक है बेटा, एच हमने मीटर में रखा है, ये तो रेशियो है, ये क्या सीसी का कोई यूनिट नहीं, 1 पॉइंट नीचे 1 प्लस ई कोई यूनिट नहीं, अंदर लॉग के अंदर फिर कोई यूनिट नहीं, तो ये मीटर में चल रहा है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा मीटर में, फिर हम ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आंसर आ जाएगा, एमएम में। ठीक है, अब इसके बाद रखेंगे कंप्रेशन वाला, सीसी अपॉन 1 प्लस 0.675 अगेन 1 मीटर इंटू लॉग ऑफ। अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, अब जाएंगे हम सिग्मा पी बार से लेके सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार 72.075। ठीक है, तो ये जरा डेल्टा एच निकाल दो, कितना आ गया डेल्टा एच इज, दोनों अलग अलग निकालेंगे। पहले वाले से आया आपका 0.01296 प्लस दूसरे वाले से
दूसरे वाले से आया 0.02377। तो ये डेल्टा एच, इसमें एक काम करिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एमएम में चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो डेल्टा एच आपका निकल के आएगा, डेल्टा एच निकल के आएगा, करो कैलकुलेट करो, 0.01296 प्लस 0.02377, आपका डेल्टा एच निकल के आ रहा है 36.73 mm। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36.73 mm, यही आपका आंसर है। ठीक है, जब आप फिलिंग द ब्लैंक लिख के आएंगे तो वहाँ पर mm का ऑप्शन नहीं देगा, वो खुद ही कह दिया उसने एक्सप्रेशन mm, बस आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करनी होगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कंसोलिडेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बताऊंगा क्या होता है एच। वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने सब बता दिया कि एच हमेशा या तो पूरी डेप्थ जितनी दी हुई है कंप्रेस वो कर लेते हैं, या फिर फाउंडिंग लेवल से नीचे की जितनी डेप्थ होती है वो लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने वो क्वेश्चन भी आएगा, उसमें तब हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, a water tank is to be constructed on a soil deposit in the figure below. A circular footing of diameter 3 मीटर, बेटा सर्कुलर फुटिंग दी है जिसका डायमीटर क्या है 3 मीटर है, एंड ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर एम्बेडमेंट, मतलब वो कहीं यहाँ रखी गई है। सर्कुलर फुटिंग, ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ दी गई है, ये दी गई है 1 मीटर। ठीक है, अब वाटर टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सॉइल डिपॉजिट एज शोन इन द फिगर बिलो, गलत दिया था, हमने बनाया सर्कुलर फुटिंग, a circular footing of diameter 3 meter and depth 1 meter has been designed to support the tank। ठीक है, support the tank पे हमें ये करना पड़ा। 3 मीटर की कितनी है डायमीटर, इसकी कितनी है डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द टोटल वर्टिकल लोड टू बी टेकिंग बाय द फुटिंग, जो फुटिंग पर टोटल वर्टिकल लोड लग रहा है यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 1500 किलोन्यूटन का। एज्यूम द यूनिट वेट ऑफ वाटर एस 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, एंड द लोडेड डायग्राम एज 2:1। मैंने आपको लोडेड डायग्राम भी बताया था किस तरीके से जो सॉइल है वो अपना लोड डिसिपेट करता है, अपना पिछले ही जो कंसोलिडेशन की स्लाइड में थी बताया था। अब सिंपल से वो बोला भी एक्सप्रेस सेटलमेंट ऑफ द टैंक ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑफ द क्ले लेयर। अब क्ले लेयर कितनी है 10, तो इसमें जो एच हो जाएगा वो कितना होगा 10 मीटर। बेटा यहाँ पर भी एच पूरी डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर के होगा। सपोज करिए, वो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जो बिलो द फुटिंग का बात इसलिए कह रहा था, अगर सपोज करिए फुटिंग अगर ऊपर का कुछ नहीं दिया होता, फुटिंग आपकी यहाँ दी होती, बोला होता कि फुटिंग आपको यहाँ बनाना है, अगर आपको यहाँ बनाने को फुटिंग दिया होता तो बेटा तब, और ये डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट आपका होता 1 मीटर और ये ग्राउंड लेवल होता, सपोज ये ग्राउंड लेवल होता, तब आपकी एच की वैल्यू ये हो जाती ना। ठीक है, ये नहीं होती उसके ऊपर वाली एच, भली क्ले पूरी लेयर हो लेकिन जहाँ पर आपका फाउंडिंग लेवल होगा उसके नीचे की होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग एच की वैल्यू 10 मीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो क्ले या वो सैंड वगैरह में नहीं होता है, वो केवल किस में होता है, क्ले में होता है। इसलिए जो एच की वैल्यू आएगी जिसमें कंसोलिडेशन हमें दिखाना है वो भी केवल कौन सी लेयर होगी, वो भी केवल हमारी सैंड की, सॉरी क्ले की लेयर ही होगी। ठीक है, ये बी या डी कुछ भी बोल लो, ये 3 मीटर दिया है। अब 2:1 से हमें डिसिपेट करना है। कहां तक डिसिपेट करेंगे, हर बार हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, तो सेंटर ऑफ द क्ले लेयर ये कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। तो ये वाली जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, जरा बता दो मुझे जरा, ये विड्थ कितनी हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी 3 +
ठीक है, जेड, वी प्लस जेड। अब जरा मुझे जेड बता दो कितना होगा। जेड बेटा इतना होगा जितना फाउंडिंग लेवल से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारा डिसिपेट हुआ है लोड, उतना हमारा क्या होगा, जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, ये बी प्लस जेड निकल के आता है, दिस इज बी प्लस जेड, दिस इज बी प्लस जेड। ठीक है, बी की वैल्यू 3 मीटर और जेड की वैल्यू आप देखिए किस तरीके से होगा। आप सिमिलर ट्राइंगल लगाइए, इसको बहुत आराम से आ जाएगा। जब आप सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, देखिए ऐसे लगाया हमने, ऐसे किया, जी जेड मान लीजिए, तो इसको एक्स मान लीजिए, तो एक्स बाई जेड। ठीक है, दिस दिस बाई दिस कितना होगा, 1/2 के बराबर सिमिलर ट्राइंगल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z/2। एक z/2 आ गई, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स हमारा यहाँ पर भी है, तो दोनों को x को प्लस कर देंगे तो z/2 प्लस z/2 कितना आ जाएगा, 2x। तो कितना हो जाएगा हमारा, z के बराबर। इसलिए ये पूरी जो विड्थ निकल के आती है वो हमारी कितनी आती है, b प्लस जेड के बराबर। इसी को हम लोग ट्रेपेजॉइडल मेथड भी बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड और लोड डिस्पर्शन, जो कि हम लोग वर्टिकल लोड में फिर से पढ़ेंगे, वर्टिकल स्ट्रेसेस में। और इट इन दिस मेथड द लोड डिस्पर्स्ड बाय द 2:1 मेथड। ठीक है, 2:1 मेथड से लोड हमारा डिस्पर्स हो जाता है। तो अब ये हमारा ये तो पता चल गया कि बी प्लस जेड कैसे आया। तो बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि बी की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है। जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड इज कहाँ पर हमारा लगा, 1 मीटर डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये 1 + 6 7 7 + 5 12, मतलब यहाँ तक हमारा कितना 12 मीटर, 12 मीटर। तो जेड क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। इज दैट क्लियर। ठीक है, और इसमें सिग्मा पी बार वगैरह कोई डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, केवल सीसी की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वॉल्ट रेशियो दिया है और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया है। अब मुझे बेटा ये बता दो कि जब हम लोग डेल्टा एच निकालते हैं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा एच का फॉर्मूला मुझे बता दो। अभी कुछ नहीं बोला तो सिंपल हम लोगों को, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सीआर भी नहीं दिया, तो हम लोग प्री कंसोलिडेशन की कोई बात नहीं करेंगे। सिंपल हम लोग ये मान के चलेंगे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, और इसमें जो डेल्टा एच का फॉर्मूला है वो क्या है, cc/1 + E0 × h × log ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार। ये हमें पता चल गया, अपॉन सिग्मा नॉट बार। सीसी दिया हुआ है, 1 + E0 दिया हुआ है, एच पता है, बस हमें सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार निकालना है। अब मुझे ये बता दो, कहीं इसमें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब ये डेटा क्या है, रिडंडेंट है। डेटा दिया हो और कहो कि अरे यार इसका यूज नहीं हुआ, कहीं तो क्वेश्चन में दिया तो उसका यूज तो होना चाहिए। बेटा गेट ऐसा जरूरी नहीं करता है, गेट में अगर डेटा कुछ जरूरी नहीं हो तो उसको छोड़ दो, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार क्वेश्चन में वो लिख के दे देता है। उसका क्वेश्चन में लिखने का पर्पस यही है, ढंग से पढ़ के नहीं आया होगा, वो क्या करेगा, कोफिशिएंट कंप्रेशन इंडेक्स था या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी था या कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार सब हम लोग क्या करेगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन लगा के आंसर निकला आएगा, और जबकि यूनिट देखेंगे नहीं यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ पर केवल हमें किसकी यूनिट चाहिए थी, मीटर की, बाकी सब तो यूनिट लेस है, और केवल इसमें एक ही है सीसी जो यूनिट लेस है, और E0 यूनिट लेस हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सब चीजों को भी थोड़ा सा दिमाग में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में रखा रहेगा। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूले में बस बेसिकली क्या निकालना है, सिग्मा नॉट बार निकालना है। सिग्मा नॉट बार वो भी कहां पर निकालोगे, एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर। अगर एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर निकालना है तो सिग्मा नॉट बार, मतलब जब मेरा ये नहीं आया था ऊपर, टैंक की फुटिंग नहीं आई थी, तो उससे पहले मेरा वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा था। ठीक है, पानी बेटा यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, पानी यहाँ आ गया, ये रहा पानी, ये रहा पानी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ये नहीं करेंगे कि पहले टोटल निकालने पर इफेक्टिव, इफेक्टिव के लिए सीधे मालूम है वाटर टेबल के नीचे क्या होता है, सबमर्ज्ड होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबमर्ज करते हुए चलेंगे। अब जरा एक बार देख लीजिए, देखिए यूनिट वेट ऑफ वाटर बड़े मजे से लिख दिया यहाँ पर 10 kN/m³। ठीक है, तो फिर से हम लोग गामा डब्ल्यू किसको मानेंगे, 10 को मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले था 2 × 15 बल्क यूनिट वेट एज इट इज, प्लस 18 - 10 into 6, this is submerged unit weight, submerged, plus नीचे का कितना दिया, 18 - 10, नीचे का भी 18 दिया, ऊपर का भी 18 into 5। बता दो कितना आ गया, ये बता दो यार कितना आ गया। 2 × 15 + 8 × 6 + 8 × 5, it is 118 kN/m²। ठीक है, अब जरा डेल्टा सिग्मा बार निकाल दो यार। डेल्टा सिग्मा बार को क्या हुआ, Q अपॉन, मैंने बताया था अपनी पिछले लेक्चर में, π/4, ये जो बड़ा वाला डी आया था, ये बी प्लस जेड होल स्क्वायर।
ठीक है, तो Q कितना था 1500 किलो न्यूटन, पाई बाय 4, D 3 मीटर, प्लस Z की वैल्यू कितनी है, Z हमारा कितना है 12 मीटर होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आया, 8.488 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8.488 8.488 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें सारी वैल्यू पता चल चुकी है। तो डेल्टा एच लिखा हमने, सी की वैल्यू 0.3, ई नॉट 1 प्लस 0.7 इंटू एच इज 10 मीटर इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार 118 प्लस 8.488 118। ठीक है, आंसर हमारा मीटर में निकल के आएगा, फिर इसको एमएम में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आंसर निकला है 0.05323 मीटर इंटू 1000 एमएम। 1000 एमएम होता है 1 मीटर में, तरीके से लिखते भी हैं। ये निकला 53.238 mm। दिस इज द आंसर। क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर 53 बेटा 2 डेसिमल नहीं बोला है तो क्या करो 3 डेसिमल तक निकालो, 238 53.238 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्लियर है सबको किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी करेंगे क्वेश्चन, बेफिक्र रहो। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, वाह काफी टफ क्वेश्चन आ गया। तो 2014 में, वो भी पता है कितने मार्क्स का, बहुत ज्यादा टफ हो गया भाई। ये तो आप लोगों से तो हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा, जरा पढ़ लो जरा कैसे होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो सबसे पहले तो बेटा ये यूनिट का समझ लो, मैं ये इसको इसीलिए रखा हुआ है कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, एक तो ये बता दो इसको क्या बोलते हैं। ये होता है क्या, एमवी। अब एमवी की वैल्यू ये यूनिट क्यों आई है, तो जरा मुझे एमवी का फॉर्मूला बता दो जरा। एमवी का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो मुझे बताओ डेल्टा वी अपॉन वी की कोई यूनिट होगी नहीं, और डिवाइड बाय किससे हो रहा है, अफेक्टिव, जो इंक्रीमेंट इन अफेक्टिव स्ट्रेस है। तो इसका जो यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब ये यूनिट नीचे जब ये डिवाइड हो रहा है तो उसको रिवर्स यूनिट हो जाएगी ना, तो एमवी की यूनिट हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एमवी की यूनिट क्या चली जाएगी, मीटर स्क्वायर बाई किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी यूनिट होती है। तो घबराइएगा नहीं, यूनिट यही होती है, एमवी की क्या होती है, मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर। और फॉर्मूला हमारा ये होता है। एक फॉर्मूला और होता है एमवी का, हमने निकलवाया था, किससे निकलवाया था, ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ये भी बताया था। ठीक है, और ए बी का फॉर्मूला क्या बताया था, ए बी का फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार बताया था, ये बताया था हमने। चलो भैया अब ये हो गया, तो क्वेश्चन में देख लो क्या क्या कुछ गिवन है कि नहीं है इसमें से कुछ। हमें सिग्मा नॉट बार दिया है, ई नॉट दिया है, सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट बार दिया है, और ई दिया है। ठीक है, उसका मतलब ये ई बाद में ये हुआ है वो। इफ द कह रहा है कि इफ द थिकनेस ऑफ द क्ले स्पेसिमेन इज इतना, तो भाई इतना अगर थिकनेस है तो क्या करूं मैं थिकनेस का, द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज। अब ये देखो क्या काम है, इसका काम तब आता जब हमें यहाँ पर क्या निकालना होता, सेटलमेंट निकालना होता, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो होता है एम वी एच इंटू डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एम वी निकालता और फिर दूसरा क्वेश्चन में बोला होता सेटलमेंट भी निकाल दो, तो मैं यहाँ पर एच लगा लेता, डेल्टा सिग्मा बार यहाँ से निकल आता, तो ये काम का होता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रिडंडेंट। अब बच्चा ये सोचते रह जाएगा भाई थिकनेस दिया, कहीं सेटलमेंट तो नहीं पूछा है, तो वो अपने 1 मिनट वहीं पे इसीलिए बर्बाद कर देगा। लेकिन तुरंत पूछा वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो जो डेटा की हमें जरूरत है उस पर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी दिया हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल। तो जरा डेल्टा सिग्मा बार क्या आएगा, डेल्टा सिग्मा बार हमारा निकल के आएगा, ये सिग्मा नॉट बार
प्लस डेल्टा सिग्मा बार जो हमें दिया है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ सिग्मा नॉट बार, तो डेल्टा सिग्मा बार निकल आएगा। तो डेल्टा सिग्मा बार कम्स आउट टू बी 300 माइनस 175, और ये निकल के आएगा हमारा 125 kPa के बराबर। यहाँ से देखो डेल्टा सिग्मा बार निकल आया है, डेल्टा सिग्मा बार निकल आया है, कहाँ गया डेल्टा सिग्मा बार, ये निकल आया। अब चाहिए डेल्टा ई, तो डेल्टा ई निकालने के लिए क्या करेंगे, E2 माइनस E1, E2 इज 0.9, E1 इज 1.1 एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.2। ये 0.2 निकल आया मेरा। जब 0.2 ये आ गया, ये पता चल गया, और ई नोट कितना है, ई नोट हमें पता है कितना है, 1.1 पता है। तो जरा निकाल लो एम बी, जरा ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज माइनस ऑफ, यहीं पे निकाल लेते हैं ए बी इज माइनस ऑफ डेल्टा ई की वैल्यू माइनस 0.2, डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू 125। तो ए बी यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻3, 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी वही होगी, इसकी यूनिट भी वही होगी जो उसकी होगी एम वी की, मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर। क्योंकि देखो बेटा ई नोट की कोई यूनिट नहीं होती, इसमें ऊपर चला जाएगा इस वाले में। अब हमें निकालना है एम बी निकालना है, जरा एम बी निकाल लो। यहाँ से कैसे आएगा, एम बी इज ए बी की वैल्यू कितनी रखी, 1.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर पर बाई किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट की वैल्यू 1.1। तो एम बी निकल के आया, एम बी इज 7। देखिए आपका आंसर जो निकल के आया वो निकल गया 7.619 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब जब वहाँ पर आप न्यूमेरिक में आंसर फीड करते हैं, यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर, जब आप न्यूमेरिक में आंसर फीड करते हैं तो आपको 10 की पावर माइनस का कोई फीड करने का ऑप्शन नहीं होता। तो देखिए कितने होशियार हैं, उनको भी मालूम था कि उनका आंसर जो 10⁻⁻4 में ही आएगा, तो उन्होंने 10⁻⁻4 पहले लिख दिया, और यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आया उसको हमने यहाँ पर फीड कर दिया, तो वो आंसर हमारा निकल गया 7.619। ठीक है, अब तो 2 डेसिमल तक नहीं बोला, हम लोग 3 डेसिमल तक आंसर फीड करके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना बकवास का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बकवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट 2011 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखते ही बच्चों की वही हालत खराब कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आ गया ये, जबकि ये क्वेश्चन को मैंने बहुत मतलब थोड़ा सा शॉर्ट वे में मैं पिछले अपने चैप्टर में बहुत इजीली आपको समझा चुका हूँ कि हमारा जो अल्टीमेट सेटलमेंट है वो हमेशा सेम रहता है। बस क्या होगा कि मतलब हमारा चाहे 1 वे ड्रेनेज हो या 2 वे ड्रेनेज हो, दोनों के केस में हमारा अल्टीमेट सेटलमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। बस फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो डबल ड्रेनेज में जल्दी हो जाता है। मतलब सपोज करिए अगर सिंगल ड्रेनेज है तो वहाँ अगर अल्टीमेट सेटलमेंट हमें 36 मंथ्स में मिल रहा है, मतलब 3 ईयर्स में मिल रहा है, तो डबल ड्रेनेज में हो सकता है कि वो हमें 2 ईयर्स में ही मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जल्दी पानी निकल जाएगा, डबल साइड से ड्रेनेज हो रहा है। अब पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या जरा बकवास सा। आइडेंटिकल सरचार्जेस आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस एक्स एंड वाई, आइडेंटिकल सरचार्ज सब कुछ आइडेंटिकल है, एंड शोन अलोंगसाइड एंड वाटर टेबल एट द ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल भी ग्राउंड सरफेस पे है। The silt clay layers x and y are identical, सब कुछ identical है silt clay layer। The thin sand layer at y is continuous, the thin sand layer at y is continuous and free draining with a large discharge capacity। मतलब ये थिन सैंड लेयर का लगा दिया गया है जो कि पानी को काफी तेजी कैपेसिटी से डिस्चार्ज कर रहा है। इफ प्राइमरी कंसोलिडेशन कह रहा है कि अगर प्राइमरी कंसोलिडेशन एट एक्स का जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट हो जाता है 36 मंथ्स में। देखो मैंने 36 मंथ्स का एग्जांपल दिया और वो क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। तो व्हाट वुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट वाई, तो बोल रहा है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा सेम पानी के डिस्चार्ज होने के लिए, सेम पानी के डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पर उन्हें कितना टाइम लग जाएगा, वो सिंपल सा यही पूछ रहा है। एक प्राइमरी कंसोलिडेशन को कह रहा है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन अगर यहाँ पर 36 मंथ्स है तो यहाँ पर कितना टाइम मुझे लग जाएगा अगर मैं बीच में ड्रेनेज लेयर ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात करिए, देखिए अगर मैं ये वाली कंडीशन लूँ, पहली कंडीशन केस 1 लूँ, केस 1 सेम सॉइल है, आइडेंटिकल सॉइल है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, T की वैल्यू जितना टाइम निकालना है वो हमें मेजर करना है, और जितना डिग्री ऑफ वो कह रहा है अल्टीमेट सेटलमेंट ही निकालना है, तो इसका मतलब CV की वैल्यू भी सेम रहेगी।
केस वन में TV1 हमारा निकल के आया CV T1/d²। सपोज करिए कि पानी नीचे से तो क्या है, आपका नीचे तो बेड रॉक है, तो ये क्या है, वन वे ड्रेनेज है, तो वन वे ड्रेनेज तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर TV1 कितना आ गया, TV1 आ गया हमारा, CV वही था 36 मंथ्स मान लिया मैंने, मंथ्स, और डी क्या है, डी की वैल्यू 10 मीटर होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। TV2, तो TV2 निकाल लो बेटा, TV2 हमारा CV इंटू टी फाइंड करना है। लेकिन अब की बार क्या हुआ बेटा, देखो जब वन वे ड्रेनेज था, अब यहाँ पर जब हमने बीच में सैंड लेयर लगा दिया, तो सबसे पहले तो डी समझो क्या, डी वो पाथ है जितना मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ एक पानी के मॉलिक्यूल को ट्रेवल करना होगा, ठीक है, ट्रेवल करना होगा टू ड्रेन आउट। जैसे अगर ये वन वे ड्रेनेज था और पानी केवल ऊपर से ही निकल सकता था, तो यहाँ पर मैक्सिमम पाथ कितना ट्रेवल करेगा, जो यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम पार्टिकल होगा उसको सबसे ऊपर जाने में सबसे मैक्सिमम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए डी की वैल्यू 10 मीटर। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी ड्रेन कर रहा है, यहाँ से भी ड्रेन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे, जो यहाँ वाला पार्टिकल होगा यहाँ से, तो इस वाली लेयर के लिए तो ये वाला है मैक्सिमम है, बीच वाला। लेकिन पूरी लेयर में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा, उसको कहाँ निकलना होगा, उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, और वो कहाँ से निकलेगा, सबसे शॉर्ट, उसका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा वो ये वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, मतलब h/2। तो अब की बार क्या हो गया, 5 मीटर हो गई होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों बराबर है, टीवी और TV2, TV1 और TV2 बराबर है, एज TV1 इक्वल टू TV2, दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो जरा, CV T अपॉन 5 मीटर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इक्वल्स टू, क्यों मल्टीप्लाई हो चुका है, इक्वल्स टू CV 36 मंथ्स डिवाइडेड बाई 10 मीटर होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से जरा टी निकाल लो, कितना आ गया टी। जब आपने यहाँ से निकाला तो अभी पता चला, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि टी ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। जब हमने बीच में ड्रेनेज लगा दिया, पानी जल्दी निकलने लगेगा, तो मतलब वो कंसोलिडेशन जल्दी होने लगेगा। अगर वो कंसोलिडेशन जल्दी होने लगेगा तो इसका मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे अब कम टाइम हम पे आएगा, ठीक है, अब कम टाइम आएगा। तो कम टाइम कितना आएगा, कितना आया, ये आया 9 मंथ्स, हमारा आंसर निकल के आया 9 मंथ्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। मतलब वो 9 मंथ्स में अपना जो 9 मंथ्स में जो कंसोलिडेशन है, इस वाले जो अगर हम लोग बीच में ड्रेनेज लेयर लगा देंगे तो 9 मंथ्स में ही हमारा कंसोलिडेशन हो जाएगा, एंड सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारे बकवास से क्वेश्चन, ऐसे ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या करा जाए, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है द एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर था, ठीक है, कुछ नहीं है, 9 मंथ से वही फॉर्मूला रहेगा जो मैंने पढ़ाया है, और कुछ भी नहीं है, जितने बताया केवल उसी से ही आएगा। कंसोलिडेशन में मैक्सिमम, गेट में तो मैं बता दे रहा हूँ केवल केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और ESE में भी मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो बेटा न्यूमेरिकल पे ही फोकस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर ऑन 10 मीटर थिक होमोजेनियस सैचुरेटेड क्ले लेयर। उसने ऑलरेडी बोल दिया कि इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर जो लग रहा है, इफेक्टिव एवरेज बोल दिया, एवरेज, वो पहले ही एवरेज निकाल दिया है। तो सिग्मा नॉट बार जो हमारा निकला हुआ है वो कितने पे निकला हुआ है, 150 kPa पे, और कितने मीटर थिक क्ले लेयर बोल दी, H की वैल्यू बोल दी 10 मीटर। Consolidation test on a undisturbed soil sample taken from the clay layer, ठीक है, showed that the void ratio decreased from, मतलब पहले जो E0 था वो 0.5 था, और बाद में E1 जो हो गया वो हो गया पहले E0 था 0.6 था, और बाद में जो E1 हो गया वो हो गया 0.5, ठीक है। एंड जब हमने स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ाई, कहाँ से कहाँ तक, जब हमने स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने डेल्टा 1 बार से, तो बेटा ये तो अभी ये कुछ एक्चुअल नहीं दिया, क्योंकि हमारा सिग्मा नॉट बार तो 150 ही है, तो 150 के लिए हमें सिग्मा नॉट बार निकालना होगा,
ठीक है, तो ये ई नॉट नहीं दिया, ये कुछ हमें E1 E2 दिए हुए हैं। ठीक है, E1 E2 दिए, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। दिस इज E1, कौन सा पेन कलर सेलेक्ट हो गया ये, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, और सिग्मा 100 kPa एंड दिस इज सिग्मा 2 बार इज 300 kPa। तो पहले तो बेटा ये समझो ये क्या हुआ है, ये समझना। अब आपको इसी में कंफ्यूजन हो गया, वो क्वेश्चन बहुत हल्का सा है, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्या है, हमारी साइट पे जब हमने देखा कि प्री कंसोलिडेशन जो प्रेशर था वो सिग्मा नॉट बार ये था, लेकिन जब हमने लैब टेस्ट किया, लैब टेस्ट जो सीसी सीवी और जो तुम्हारे दुनिया भर के जो भी कोफिशिएंट निकालने के लिए जो है वो हमें लैब टेस्ट ही करना पड़ता है, फील्ड में तो पता नहीं चलेगा। तो जब हमने लैब टेस्ट किया तो हमें ये रिजल्ट मिले कि जब E1, जब हमारा वॉइड रेशियो चेंज हो गया 0.6 से 0.5, जब हमने सिग्मा 1 बार से सिग्मा 2 बार को इंक्रीज किया। अब वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये बता दो कि इनिशियल वॉइड रेशियो कितना होगा, मतलब जो सिग्मा नॉट बार था उस समय हमारा ई नॉट कितना होगा, उस समय ई नॉट कितना होगा। तो ये करने के लिए हमें मालूम है अच्छे से, क्या मालूम है कि केवल एक ही टर्मिनोलॉजी कौन हर कैलकुलेशन में यूज किया थी, क्यों, क्योंकि वो थ्रू आउट क्या रहती है, कांस्टेंट। वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये थ्रू आउट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब अगर मैं सीसी निकालूं इस लैब टेस्ट से और उसको फिर मैं क्या करूं, इसी से इक्वेट कर दूं, तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे, एक सीसी मैंने निकाला किस तरीके से कि -0.5 -0.6 डिवाइडेड बाई log ऑफ 300/100। ठीक है, जो भी वैल्यू निकली, एक सीसी में ले लूं, एक सीसी ले रहा हूं ये वाला इन दोनों को ले लेता हूं, 300 और ई नॉट को। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 0.5 माइनस ई नॉट, मतलब ई नॉट से मैंने बढ़ाया 300 तक। ठीक है, लॉग ऑफ कहाँ तक बढ़ाया था, 300 माइनस, इसको फिर से रब करके अच्छे से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, जो फॉर्मूला है उसी में लगाएंगे। मतलब पहले तो मैंने इस लैब टेस्ट में कर लिया कि क्या सिग्मा E2 माइनस E1, क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो माइनस, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आएगा, उस तरीके से वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा माइनस E2 की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 0.5, E1 की वैल्यू मान रहा हूँ E नॉट अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 कितना है 300 डिवाइड बाय 150। अगर ये निकल के आया है और सीसी हमारा कांस्टेंट रहता है तो क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे, यस। तो यहाँ लिखो 0.5 माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 300/150। जरा बेटा सॉल्व कर दो जरा, तो यहाँ से जरा ई नॉट निकाल दो, कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं बच गया, कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान हो गया आंसर। अब ये ई नॉट निकालो फटाफट, कितना आएगा, कितना है बताओ। ये जो हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है माइनस में 0.063 है ना, और ये हमारी वैल्यू है -0.063, ये 0.05 प्लस ये निकल के आएगी 0.563। तो ई नोट की वैल्यू हमारी कितनी निकली 0.563। किस किस का आंसर आ गया 0.563, जिसके 0.563 है वो राइट आंसर है। ऑप्शन क्या निकल के आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल दिया हुआ है। अगर देखो ई नोट निकल के आ गए, अब दिया है कि टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर इम्पोजिंग एन एडिशनल स्ट्रेस, इम्पोजिंग एन एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी, मतलब हमें डेल्टा सिग्मा बार दे दिया भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी कितना 200 kPa का। तो बस क्या हो गया डेल्टा एच की वैल्यू है हमारी Cc अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। ठीक है, तो जरा बेटा यहाँ से Cc की वैल्यू और निकाल दो, जब हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो Cc भी निकाल लेते हैं यहाँ से सीधे। Cc की वैल्यू निकल के आएगी हमारी
इसी वैल्यू आई 0.2095, 0.2095। तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो यार डेल्टा एच में पुट कर दो। डेल्टा एच इज सीसी 0.2095 डिवाइड बाय 1 प्लस ई नोट की वैल्यू 0.563। अजीब राइटिंग, गजब राइटिंग आ रही है। अच्छा, पता चल गया कि आखिरी से है ना, भागने का नहीं कोई, चुपचाप देखते रहो। 0.563 इंटू एच। अब एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू हमने क्या रखी 10 मीटर इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार कितना दिया था 150 लिया था, डेल्टा सिग्मा बार 200 था, डिवाइड बाय सिग्मा नॉट बार 150। आंसर किस में देना है, मीटर में आंसर आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल दो कितना आएगा, सीधे निकाल दो कितना आएगा। हमारा आंसर निकल के आया 0.493 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है 0.5 मीटर। ऑप्शन में दिया हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 0.5 मीटर से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा एक क्वेश्चन में एक चीज और दी थी 2.65, अब ये नहीं दी, अब ये दी हुई है, ठीक है, आपने कहा यूज तो करी, तो कई टिक लगा के मत आना, क्यों, क्योंकि ये नहीं दिया तो बिना इसके लगाए तो कोई आंसर निकल ही नहीं सकता। अरे बेटा जब जरूरत नहीं है तो क्यों लगाएंगे, वो तो डेट वाले को कुछ भी देना है एक्स्ट्रा, ताकि लोग बच्चा क्या रहे कंफ्यूज रहे। जितना ज्यादा डेटा देगा बच्चा उतना पागल हो जाएगा, उसके दिमाग में कीचड़ बन जाएगा और वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसलिए पहले से अपने माइंड को क्या करो, सॉर्ट आउट करके जाओ कि तुम्हें क्या निकालना है, क्या है फॉर्मूला, क्या है, ये सब बहुत क्लियर करके जाओ। ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले लिख दिए लेकिन उन फॉर्मूले में जो चीज़ दी हुई है, जैसे अब ये फॉर्मूला लिखा डेल्टा एच का, अब जो फॉर्मूले में डेल्टा एच में जो दिया है वो पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो ऐसा भी मत करना बेटा, वहाँ पर जो चीज़ जिसके बारे में पता हो, जैसे वी अपॉन वी एस होता है वोल्ट रेशियो, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कोई फॉर्मूले आते हैं जिसमें पता नहीं चल पाता कि क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, तो वहाँ पर शॉर्ट नोट्स में उसको भी मेंशन अपने कर लेना। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ये वाले क्वेश्चंस थे। बहुत सारे क्वेश्चन आए गेट में भी और ईएस में भी, सब जगह बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन लगाएं। मैं बेटा यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ, मैं आज वाला लेक्चर जो ले रहा हूँ उसके बाद में, और ये भी ध्यान रखिए मैं यूट्यूब पे लेक्चर के बाद अपना जो कमेंट में अपना इंस्टाग्राम का चैनल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम चैनल कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं सारे लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, मेरे लेक्चर जो भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अपना मोबाइल नंबर भी इसी बार मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग भी अगर कोई बात करनी है तो वो भी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कोई भी डिस्कस कर सकता है। ओके, आज के लिए लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा मेरा। बेटा अगर आपको लेसन पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। ठीक है, मैं बता चुका हूँ लाइक करने से एंथुसियाज्म बढ़ता है, और कुछ आपको मिलेंगे धुरंधारी जिनको अपना चैनल या कुछ करने के लिए इसको डिसलाइक करने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, तो वो डिसलाइक कर जाएंगे अगर आप मुझे लाइक बटन नहीं देंगे, तो ये बूस्टअप नहीं होगा, क्या कहते हैं, मेरा वीडियो। ठीक है, और मुझे फिर डिस्करेजमेंट ही फील होगा। आप कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट आते हैं कुछ कुछ के, लेकिन बस हाय हेलो के आते हैं। आप अपना प्रॉब्लम जो भी शेयर है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करिए उसमें। चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे आती रहेगी। सब्सक्रिप्शन पे आपको जब जाएंगे पेज पे तो सारी वीडियो ऊपर दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरा कोड जो SMYT है उसको मत भूलिएगा, SMYT कोड को। ठीक है, इस SMYT कोड को याद रखने से, इस SMYT कोड के जरिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है बेटा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9458731173। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस लाइक बटन जरूर दबाएं। होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। आज का लेसन हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।